नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों की तैयारी की। मथुरा में प्रियंका की किसान महापंचायत की। देखेंगे कि पुडुचेरी में सरकार गिरने के बाद कांग्रेस ने किसे ठहराया जिम्मेदार। जानेंगे येदियुरप्पा के बयान से बीजेपी को क्या लग रहा है नुकसान का डर। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई को लेकर जनता की परेशानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक कल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। मार्च के पहले सप्ताह में हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। रक्षा मंत्रालय के हेल्थ वेबिनार में बोले पीएम मोदी, देश को स्वस्थ रखने के लिए 4 मोर्चों पर काम कर रही सरकार। बोले मुसीबत के समय भारत ने दिखाई मजबूती। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा बरकरार। सभी 6 निगमों पर जमाया कब्जा। भाजपा के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में कल खेला जाएगा टेस्ट मैच। पिंक बॉल से खेला जाएगा ये टेस्ट। भारत में होगा दूसरा डे नाइट मैच। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 49,751 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 14,707 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि कानून के विरोध में शुरू हुए किसानों के आंदोलन को 90 दिन हो चुके हैं। जल्दी ये शतक भी बना लेगा, लेकिन सरकार न तो कृषि कानून वापस लेने को तैयार है और न ही किसानों से बात ही कर रही है। सिर्फ खुद के किसान हितैषी होने के दावे ही किए जा रहे हैं। अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। तो क्या है किसानों की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। देश में दशकों से आंदोलन का दौर चल रहा है। जब जब हुक्मरान आवाम को दबाने की कोशिश करते हैं, तब तब अधिकारों की आवाज देश के चारों कोनों में सुनाई देती है। अब की बार भी मोदी सरकार ने किसानों के हक को छीनने की कोशिश की। यही वजह है कि अन्नदाता भी आंदोलन की राह पर निकल पड़े और अब उनके आंदोलन को 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। बावजूद इसके सरकार सुनने को तैयार नहीं, इसलिए किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके कहा है कि बीजेपी के जरिए किसान आंदोलन को बदनाम करने की रोज कोशिश की जा रही है। हम इसे सफल नहीं होने देंगे और किसान का ये संघर्ष जरूर कामयाब होगा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से डॉक्टर दर्शन पाल ने पत्र जारी करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की लड़ाई को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सरकार के किसान विरोधी फैसलों का हम कड़ा विरोध करते हैं। बीजेपी के जरिए किसान आंदोलन को बदनाम करने की रोज कोशिश की जा रही है। हम इसे सफल नहीं होने देंगे और किसानों की लड़ाई जरूर कामयाब होगी। साथ ही पत्र में कहा गया है कि टिकरी धरने पर दिल्ली पुलिस के जरिए कुछ पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें किसानों से धरना स्थल खाली करने की चेतावनी दी गई है। इस तरह के पोस्टर अप्रासंगिक हैं, जहां किसान अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पुलिस के इस कदम का विरोध करते हैं और किसानों से अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध जारी रखें। इस तरह की धमकियां और चेतावनी से किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिशों का सख्त विरोध किया जाएगा और इससे किसान संघर्ष को और मजबूती मिलेगी। अब किसानों ने सरकार की मनमानी के खिलाफ अपने तेवर और कड़े कर दिए हैं। इससे साफ है कि यह आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है। किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है तो विपक्ष भी उसके साथ आ गया है। यूपी में कांग्रेस किसान महापंचायतें कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन पंचायतों में बीजेपी को घेरने में जुटी हैं। आज प्रियंका ने मथुरा में किसानों की महापंचायत में हिस्सा लिया। तो क्या कहा प्रियंका ने किसानों की महापंचायत में, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध को राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार किसान पंचायतें कर रही है। उत्तर प्रदेश में किसान पंचायतों के लिए कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 महापंचायत कर चुकी हैं। आज उनकी चौथी किसान महापंचायत थी। आज मथुरा के पालीखेड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ अहंकारी ही नहीं बल्कि कायर भी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर पिछली सरकारों ने कुछ बनाया ही नहीं तो फिर आप बेच क्या रहे हैं। आपकी सरकार ने सिर्फ नोटबंदी और जीएसटी बनाया, जिससे जनता परेशान है। प्रियंका ने ऐलान किया है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। हमारी सरकार आते ही इन कानूनों को रद्द किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार एलआईसी के अलावा कई कंपनियां बेच रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गोवर्धन पर्वत को बचाकर रखें, कल को सरकार इसे भी बेच सकती है। प्रियंका ने कहा है कि पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी को किसानों से कौन सी दिक्कत है। प्रधानमंत्री सदन में भी किसानों का अपमान करते हैं। उनके मंत्री किसानों को लेकर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। जब राहुल गांधी ने सदन में मौन रखा तो सरकार ने
उसमें हिस्सा नहीं लिया, ये सरकार किसानों के साथ नहीं है। कांग्रेस देश भर में बीजेपी की घेराबंदी में जुटी थी, तो इसी बीच बीजेपी ने पुडुचेरी में ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार पुडुचेरी से चली गई। बीजेपी नेता इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार मान रहे हैं और राहुल गांधी ने इसे लेकर आज बीजेपी को जवाब दिया है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। पुडुचेरी में किसने बिगाड़ा कांग्रेस का खेल? क्या बगावत है हाथ के हार की वजह या फिर बीजेपी का है गेम? ये सवाल तब से उठ रहे हैं जब एक साथ पार्टी के 5 विधायकों ने बगावत शुरू कर दी। 4 साल तक हाथ का साथ निभाने वाले विधायक अचानक चुनाव के आखिरी समय में पार्टी विरोधी हो गए और त्यागपत्र देने चले गए। इस मनमुटाव ने कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया, लेकिन बीजेपी इसके लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जिम्मेदार बता रही। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने कहा है कि राहुल गांधी पुडुचेरी गए थे, इसलिए कांग्रेस को हार मिली। बीजेपी की इसी घेराबंदी को लेकर राहुल गांधी ने जवाब दिया है और मोदी सरकार को भी घेर लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक के बाद एक चुनी हुई सरकारों को गिरा रही। आजाद भारत में पहली बार चुनाव जीतने का मतलब चुनाव हारना है और चुनाव हारने का मतलब चुनाव जीतना है। राहुल का साफ इशारा पुडुचेरी और कर्नाटक की तरफ था। दरअसल आज से 2 साल पहले कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। वहां भी बीजेपी ने साम दाम की रणनीति अपनाकर सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया था और अब कांग्रेस के दक्षिण भारत में बचे खुचे एकमात्र किले पुडुचेरी को भी सोमवार को ढा दिया गया। कभी दक्षिण भारत कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, आज देश के बाकी हिस्सों की तरह कांग्रेस वहां से भी साफ हो गई। पार्टी के अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व को लेकर बने असमंजस और नाराजगी के चलते पार्टी ने 11 महीने के भीतर अपनी एक और सरकार खो दी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कांग्रेस की बहुमत की सरकार थी, लेकिन अब वहां राष्ट्रपति शासन के आसार लग रहे हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पुडुचेरी में क्या होगा। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार भले ही चली गई, लेकिन जल्दी ही फिर बन भी सकती है, क्योंकि पुडुचेरी में कभी भी विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। इसके साथ पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल में वाम दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पहले ही तय हो चुका है और अब इनके बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया है, लेकिन इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है। तो कौन सा दल कितनी सीटों पर लड़ सकता है चुनाव, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ऐलान मार्च के पहले सप्ताह में हो सकता है। विधानसभा चुनावों को लेकर बंगाल की सियासत लगातार करवट बदल रही है। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, जिसे बीजेपी लगातार चुनौती दे रही है, तो दूसरी तरफ अब ममता की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल पर फैसला हो चुका है और बहुत जल्द इसका आधिकारिक ऐलान करना बाकी है। सीट समझौते की घोषणा 28 फरवरी को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में होने वाली साझा रैली में की जाएगी। इस सीट समझौते में फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी की पार्टी को भी शामिल किया जा रहा है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने पहले लेफ्ट से 130 सीटें मांगी थी, मगर अब कांग्रेस करीब 100 सीटों पर लड़ेगी और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी को करीब 30 सीटें दी जा रही हैं, जबकि सेकुलर फ्रंट ने पहले 60 सीटों की मांग की थी। बाकी 160 सीटों पर वामदल चुनाव लड़ेगी। बाकी 4-5 सीटें कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को दी सकती हैं। आपको बता दें कि पिछली बार कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बाकी सीटों पर वाम दलों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उस सब से अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। माना जा रहा है कि फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी की लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन में शामिल करने से ममता बनर्जी से मुस्लिम वोट दूर हो सकता है, जिसका खामियाजा ममता बनर्जी को उन 90 सीटों से अधिक सीटों पर उठाना पड़ सकता है, जिन सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार अपनी जमीन तलाश रहे वाम दलों और कांग्रेस को इस गठबंधन से कितना फायदा होता है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने वाम दलों के साथ सीटों का बंटवारा फाइनल कर लिया है, तो ये गठबंधन टीएमसी और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। वहीं कर्नाटक के सीएम और बीजेपी नेता येदियुरप्पा के बयानों ने बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इसका नुकसान बीजेपी को तमिलनाडु में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कहा है येदियुरप्पा ने, जिससे बीजेपी को लग रहा है डर, देखिए ये रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की परेशानी उनके खुद के विधायकों ने बढ़ा रखी थी। कई असंतुष्ट विधायक येदियुरप्पा की शिकायत लेकर पार्टी आलाकमान के पास पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने येदियुरप्पा का साथ दिया। लेकिन अब येदियुरप्पा का दावा बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। दरअसल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी यहां एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। चुनावों में कावेरी नदी का पानी बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी की ओर से भी जनता को भरोसा दिया जा रहा है। कर्नाटक से कावेरी का पानी तमिलनाडु को दिलाया जाएगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा कावेरी वैगई गुंदर नदी इंटरलिंकिंग परियोजना की नींव रखी गई है। 14,400 करोड़ रुपए से 262 किलोमीटर लंबी नदी जोड़ने वाली इस परियोजना से 6300 क्यूबिक फीट अतिरिक्त पानी को डाइवर्ट किया जाएगा।
जो पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए दक्षिणी जिलों में भूजल स्तर में वृद्धि करेगा। लेकिन येदियुरप्पा ने बीजेपी के तमाम दावे और इस योजना की हवा निकाल दी है। येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को इंटर स्टेट कावेरी नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगी और राज्य के हितों की रक्षा के लिए मजबूत कदम उठाएगी। हम अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी तमिलनाडु को नहीं देंगे। येदियुरप्पा के बयान ने तमिलनाडु में बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। एक और कांग्रेस और उसकी सहयोगी डीएमके येदियुरप्पा के बयान को लेकर सत्ताधारी एआईएडीएमके को घेरने में जुट गए हैं, तो बीजेपी भी सफाई दे रही है। लेकिन ये तय है कि येदियुरप्पा के बयान से बीजेपी और उसके सहयोगियों को तमिलनाडु में बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बीजेपी को इस नुकसान से बचने के लिए जल्दी ही कोई रणनीति तैयार करनी होगी। वैसे नजरें चुनावों के साथ साथ नए शिक्षा सत्र पर भी टिकी हैं। इस बार शिक्षा सत्र में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत अगले शैक्षणिक सत्र के डीयू में दाखिलों की शुरुआत होने जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति की शुरुआत डीयू से होने जा रही है। अगले शैक्षणिक सत्र से नई शिक्षा के तहत पढ़ाई शुरू होने की संभावना के बीच एक मसौदा तैयार किया गया है। ये मसौदा 14 बैठकों के साथ तैयार हुआ है। साथ ही इस मसौदे को डीयू की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। इस मसौदे के मुताबिक नई शिक्षा नीति के तहत शुरू होने वाले प्रोग्राम के विषय ऑनर्स में होंगे। इन प्रोग्राम की अवधि 3 और 4 साल की होगी। फिलहाल इस मसौदे को एकेडमिक और कार्यकारी परिषद से पास होने के बाद लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पाठ्यक्रमों में काफी बदलाव होंगे। इस मसौदे के लागू होने पर कई कार्यक्रमों की समय अवधि 3 से बढ़ाकर 4 वर्ष तक हो जाएगी। कई पाठ्यक्रमों के नाम भी बदल जाएंगे। इस तरह बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स और बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स पाठ्यक्रम में रिसर्च को जोड़कर इनकी समय अवधि को 4 वर्ष किया जाएगा। डीयू में वर्तमान में दाखिले के समय एक भाषा शामिल की जा सकती है, लेकिन साथ ही नई शिक्षा नीति का मसौदा लागू होने के बाद 2 भाषा शामिल की जाएगी। छात्र के पास स्नातक की पढ़ाई करके 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री के साथ उत्तीर्ण करने का विकल्प होगा। कोई छात्र सर्टिफिकेट के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो वो बाद में फिर से उसके आगे की पढ़ाई शुरू कर सकता है। इसमें क्रेडिट ट्रांसफर का भी विकल्प है। और बुलेटिन के आखिर में बात डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर। तेल की बढ़ती कीमतों से आम लोगों की परेशानी हर रोज बढ़ रही है। हर किसी की नजर केंद्र सरकार की तरफ है कि आखिर कब सरकार लोगों को राहत देगी। फिलहाल राहत के संकेत तो नहीं है, बल्कि दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश में महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार घिरी हुई है। खुदरा महंगाई दर हो या डीजल पेट्रोल की बात हो, पिछले कुछ समय से पेट्रोल, डीजल, गैस और रेल के किराए में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस पर देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ईंधन के साथ ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि संक्रमण समस्या आपकी सरकार का अवसर। साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रेन किराया मध्य वर्ग को बुरा फंसाया। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक खबर की स्क्रीनशॉट साझा की। आपको बता दें कि संक्रमण के बाद 22 मार्च 2020 से सभी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस के नाम से संचालित किया जा रहा है। पैसेंजर ट्रेन को मेल एक्सप्रेस घोषित करने के साथ किराया भी मेल एक्सप्रेस का लिया जा रहा है। बरेली चंदौसी दिल्ली पैसेंजर के स्लीपर कोच में सफर करने वाले यात्रियों को बरेली से दिल्ली जाने के लिए 80 रुपए के स्थान पर 160 रुपए किराया देना होगा। पैसेंजर ट्रेन के जनरल बोगी का न्यूनतम किराया 10 रुपए बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।